हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक छोटे से अपडेट के साथ। ठीक है, देखो वैसे तो ये जो अपडेट की जो हम बात करने वाले हैं ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपडेट कर चुका हूँ, और आपने अब तक काफ़ी सारे यूट्यूब्स वगैरह पे चैनल्स पे या फिर आपने एसएससी की वेबसाइट पे ये देख भी लिया होगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोगों के कुछ डाउट थे, छोटे छोटे कुछ फिजिकल्स वगैरह को लेके, आई साइट वगैरह को लेके, तो उन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। वैकेंसीज को भी हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी हैं किस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बार जो एसएससी सीपीओ में अपना जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी खासी आई है, और इसका तो ऑलरेडी पता भी था, मैंने आपको बोला भी था कि एसएससी के अभी यार रिसेंट में अब जो भी एग्जाम होने वाले हैं सब में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। इस बार सीजीएल में भी अच्छी खासी आपको वैकेंसी दिखेंगी, क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल में भी अभी इस बार अच्छी वैकेंसी है, ओवरऑल एमटीएस में भी अच्छी है। तो देखा जाए तो अभी देखो उसका रीजन आपको पता ही है कि अभी वैकेंसी अपनी ज़्यादा क्यों आ रही है, तो वो सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी अपना ये नोटिफिकेशन है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो अपना सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप 10/8 से 30/8 तक भर सकते हो, यानी 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा वेट मत करना, 1-2 दिन के बाद भर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लास्ट डेट भी यहाँ पे अलग से भी दी गई है कि 30/8/2020 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और जो चालान है उसकी भी 30 है, और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 अपना अगस्त है। ठीक है, तो पेमेंट तो आप जब फॉर्म भरोगे साथ साथ ही कर देना, तो ऐसा नहीं कि बाद में आप करो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। ओके, और एग्जाम भी आपको पता ही है कि ये वाला एग्जाम होने वाला है अपना नवंबर में। ठीक है, देखो अभी अपना अगस्त चल रहा है, अपने पास पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, और अभी इसके कुछ दिन बचे हैं अपने, मतलब अगस्त में अपने 20 दिन बचे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नवंबर में 10 दिन अपना ये बाद होए। तो ओवरऑल एक मोटा मोटा आइडिया हम ये कह सकते हैं कि 3 मंथ का आपके पास टाइम है। और इस बार जो अपनी वैकेंसी है वो भी मैं सब आपको दिखाई देता हूँ नीचे यहाँ पे। ठीक है, देखो वैकेंसीज की अगर बात करें तो मैं पहले आपको टोटल वैकेंसी दिखाता हूँ। इस बार जो अपनी टोटल वैकेंसी है वो 4300 प्लस है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आपको यहाँ पे। 4300 प्लस अपनी वैकेंसी है, जिसमें से जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है अपनी वो है 340। देखो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कितने कितने वैकेंसी आई हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें तो ये अपनी टोटल वैकेंसी है, जिसमें ओपन कैटेगरी की यूआर से इतनी है, एक सर्विसमैन की इतनी है। ऐसे ही आप ओबीसी की देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टोटल नीचे लिखा है 103 अपना यूआर से है, 54 अपना ओबीसी से है, एससी से इतना है, एसटी से इतना, ईडब्ल्यूएस से इतना है, तो टोटल अपनी 228 है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार अगर देखा जाए तो अपना इसके अंदर। ठीक है, देखो ये तो अपना मेल के लिए हो गया 228, ऐसे फीमेल के लिए भी 112 हैं, तो ये टोटल मिला के अपने 340 होती हैं। उतना वही मैंने बताया था यहाँ पे टेलीग्राम पे कि दिल्ली पुलिस में भी 340 वैकेंसी टोटल अपनी है। ठीक है, ऐसे देखो सीएपीएफ के अंदर अगर हम देखें तो टोटल अपनी वैकेंसी है 353। ठीक है, और जो अपने सीआईएसएफ है इसके अंदर वैकेंसी कम कर दी है। एक्चुअली ऐसा सुनने में आया था पहले तो कि इसको अभी ख़त्म करने वाले हैं, पर इस बार वैकेंसी तो आई है इसमें लेकिन कम आई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हमेशा से आती रही हैं वो अपने सीआरपीएफ में है, टोटल 3112 वैकेंसी है अपनी। ठीक है, यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, 1200 अपनी मेल की हैं, यूआर की 301 अपने ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी की 812 है, और अपनी एससी की 450 है, और एसटी की 226 है। ठीक है, ऐसे ही बाकी देखो ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हो, तो टोटल यहाँ पे अपने इतनी वैकेंसी हैं, जिसमें अपने दिल्ली पुलिस की ऐड नहीं की है, तो वो सब ऐड करके अप्रोक्स अपनी जो टोटल वैकेंसी बनेंगी वो 4300 प्लस बनेगी। लास्ट टाइम जो ये वैकेंसी थी सिर्फ 1546 अप्रोक्स इतनी थी, मैंने शायद टेलीग्राम पे बताया भी था। यहाँ पे 1564 वैकेंसी थी लास्ट टाइम। अभी अपनी कितनी है 4300, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2800 वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी पता है कि आपको काफ़ी टाइम से सीपीओ का एग्जाम भी नहीं हुआ है 2021 में, तो कोई 2021 का ये नोटिफिकेशन है मतलब अभी अपना मतलब और सारे एग्जाम हुए थे, पर सीपीओ का जो भर्ती है इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो जो लोग भी अपना सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या जिन लोगों का भी था कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा तो वो तैयारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि उनको एसएससी वगैरह के अंदर नहीं जाना, सीपीओ वगैरह में जॉब लगना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है देखा जाए तो। ठीक है, देखो इसमें आसान क्यों है, अब देखो पहले पेपर में तो अपनी कट ऑफ अच्छी जाती है, लेकिन दूसरे पेपर में कट ऑफ कम जाती है। पहले में अच्छी जाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले पेपर का फॉर्म फिल कर देते हैं, मतलब फॉर्म को फिल कर देते हैं और पहला एग्जाम भी दे आते हैं। और आपको जैसा कि पता ही है कि पेपर 1 के बाद अपना फिजिकल टेस्ट होता है, उसको वो लोग देने नहीं जाते, वो बस इसलिए फॉर्म भरते हैं जिससे कि मतलब वो एग्जाम का देख सके कि क्या लेवल आ रहा है, सिर्फ एग्जाम देते हैं वो। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आपको भी एक अगर जनरल हम आइडिया देखें तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली देखो एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है,
अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो फिजिकली इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं कर सकते वो, बट वो उसको इतना फोकस नहीं करते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से ये गलत भी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपना, उनका मेन फोकस होता है उनको दोनों एग्जाम देने होते हैं, मतलब कि वो स्पेशली इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो काफ़ी ऐसे टॉपर्स होते हैं जो मतलब फिजिकल वगैरह में नहीं जाते हैं, तो वो उस कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। तो मेरा उन लोगों को सजेशन ये है कि अगर आप इसमें जॉब नहीं चाहते हो तो ऐसे एस्पिरेंट को मौका दें जो जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। ठीक है, चलो वो सब तो खैर हो ही गया। इसके बाद अपन थोड़ा इसमें डिटेल पे और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि नेशनलिटी वगैरह क्या है क्या नहीं, तो ये सब आपको देख लेना। एज रिलेक्शन का भी कैटेगरी वाइज ये सब आप देख सकते हो। एससी एसटी के लिए अपना 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, वो सब तो डिटेल है जो एज यूजुअल है जो अपना होता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसमें तो अपना क्या है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30/8/2022 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 30 अगस्त 2022। ठीक है, ये अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। और अगर इसके अंदर हम बात करें तो अपना जो नेक्स्ट है, ये तो अपन को पहले ही अपन ने स्टार्टिंग में देख ली थी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, तो उससे पहले हम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस है वो अपनी 100 रुपये है, और बाकी जो भी कैटेगरी है उनके लिए, जैसे कि एसटी वगैरह के लिए कोई फीस नहीं है। तो वो सब तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको पता ही चल जाएगी, उस बारे में तो इतना बताने की ज़रूरत है भी नहीं। ये बाकी अपने जो रीजन्स हैं, कौन से सेंटर कहाँ पे पड़ेंगे, मतलब किस किस रीजन में कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं, वो सब डिटेल है, तो वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, देखो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो अपना इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। देखो इसमें हमारे टोटल 4 सेक्शन होते हैं, वही अपना एसएससी के सभी एग्जाम का पैटर्न होता है। बस इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अपने जस्ट डबल आते हैं, मतलब सीजीएल सीएचएल इन सबसे। जनरल इंटेलिजेंस है जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, इसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। ऐसे ही अपने जनरल नॉलेज के 50 आते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 आते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 50 आते हैं। तो ऐसे अपने 2 घंटे का पेपर होता है टीयर 1 का। ठीक है, और आप टीयर 2 सिर्फ इसमें हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का मतलब पेपर होता है टोटल, जिसमें 200 ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, ये अपना इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, अपना फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, उसका भी देखो यहाँ पे डिटेल दे रखी होंगी, ये सब आपके पास वो होंगी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आपको बोनस मार्क्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि एनसीसी के सर्टिफिकेट वगैरह ये सब है, क्योंकि सेंट्रल जो फोर्सेज वगैरह हैं इनमें ये सब चीज़ दी जाती है। बाकी सिलेबस वगैरह है ये सब आपको तो पता ही होगा, ये सब आप वेबसाइट से देख लेना, मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, तो मैं जो सिलेबस है उसको तो डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपना जो पीईटी पीएसटी है, जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल उसके बारे में बात कर लेते हैं, पीएसटी और पीईटी। इसमें अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, जो कि अपना नॉर्मल एक यूआर कैटेगरी के लिए, तो ये अपना 170 चेस्ट होना चाहिए, सॉरी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर में। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए अपनी जो अनएक्सपेंडेड 80 है, और 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट हमको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी कुछ कैटेगरीज हैं उनके लिए अपना ये इसमें कुछ रिलेक्शन है, एज में 165 अपना ये इसमें हाइट चाहिए, और ये 80 से 85 ये सब चाहिए। एक्सपेंड तो आपको 5 सेंटीमीटर ही करना पड़ेगा, कोई सी भी कैटेगरी हो। बाकी जैसे कि जो एसटी कैटेगरी है उसके अंदर अपनी वर्क 162.5 चाहिए हाइट, क्योंकि उसमें अपना जो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर अपना कुछ 5 या कितना जितना भी है इसके अंदर आपको एज रिलेक्शन होता है, मतलब सॉरी जो हाइट में कुछ रिलेक्शन होता है आपको। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसमें बाकी वो ये 77 से 82 चाहिए आपको। ऐसे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये सब है, मेल कैंडिडेट के लिए ये सब है, तो वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी देखो इसमें अपना जो मेन चीज़ है ना फिजिकल के अंदर, वो इसमें रनिंग है। रन ज़्यादातर लोग हैं वो रनिंग में ही रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। तो रनिंग में इसमें मैं क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें अपनी रनिंग होती है, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, जिसको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आपका ये रनिंग ही होता है। ठीक है, आपको सीक्वेंस में भले ही 100 मीटर की रेस पहले दिख रही हो, लेकिन वो सब पहले नहीं होती, सबसे पहले रनिंग होता है। रनिंग के बाद आपका क्या होता है, 100 मीटर की रेस होती है। ठीक है, जब ये आपके दोनों प्रोसेस हो जाएंगे, देन उसके बाद आपका एक लॉन्ग जंप होगा। अब ये देखो आगे पीछे कुछ भी करवा सकते हैं, पर ये होगा, मतलब ये सारी लॉन्ग जंप होते हैं आपके। 3.65 मीटर है, ये मेल के लिए है, इसमें 3 चांस मिलते हैं। ऐसे ही हाई जंप 1.2 मीटर है, इसके अंदर भी 3 चांस मिलते हैं। और जो शॉर्ट पुट है, ठीक है, इस सबको तो आप जो शॉर्ट पुट है इसको तो कोई भी कर लेता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, मेनली देखो लोग लॉन्ग जंप भी कर लेते हैं इसमें थोड़ा, एक तो हाई जंप है मेन, और एक अपना है 1.6 किलोमीटर रेस, क्योंकि 100 मीटर 16 सेकंड में कर लेते हैं। ये दो चीज़ों पे आपको मेहनत करनी होगी अगर आप ये पेपर देना चाहते हो। ठीक है, और ये देखो इस बार अगर सीपीओ में सिलेक्शन लेने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
क्योंकि 4300 प्लस वैकेंसी बहुत होती है, क्योंकि जब आपकी रेगुलरली 1000 1200 1500 वैकेंसी आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जब 4300 वैकेंसी आएंगी तो कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने वाली है। और एसएससी के भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, ये ऐसा समझ लो कि ऐसा मौका ना आपको एसएससी के अंदर फिर नेक्स्ट 5 साल में देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी फीमेल के लिए भी यही है कि 100 मीटर है 18 सेकेंड में, और 800 मीटर रेस होती है वो 4 मिनट में। लॉन्ग जंप और हाई जंप आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2.7 ये है, 0.9 मीटर ये है, दोनों के लिए 3 3 चांस मिलते हैं अपने। ठीक है। बाकी देखो मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आई साइट की बात कर लेते हैं। आई साइट क्या होना चाहिए, आपका जो मिनिमम नियर विजन है ना वो N6 होना चाहिए, बेटर आई। और जो वर्स आई है उसका N9 होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम जो आपका डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होना चाहिए, जो आपकी जो बेटर आइज है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है एक आंख अपनी ठीक होती है, एक में प्रॉब्लम होती है, तो बेटर आइज का इतना होना चाहिए, और 6/9 होना चाहिए वर्स आई का। ठीक है। बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेज, ये आपको इसमें ग्लास अलाउड नहीं होंगे, विदाउट ग्लास की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वियरिंग ग्लासेज और सर्जरी ये सब चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है। बाकी ये सब के बारे में, मेडिकल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल नहीं होता, फिर भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो सब कर लेते हैं। ठीक है। आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास नौकरी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फूड ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसे देखो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो टैटू वगैरह है वो सब अलाउड नहीं है, और कितना नहीं है वो सब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। साइज़ की बात करें 1/4 ऑफ पर्टिकुलर एल्बो और हैंड बॉडी। ठीक है। तो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि अगर टैटू वगैरह है तो उस सबको आप रिमूव भी करवा सकते हो। ये सब अलाउड नहीं होता है फोर्सेज में। ठीक है। और तो अपना इसमें खास कुछ बचा नहीं है आई थिंक, हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है। देखो इसमें अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। वैसे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स होता है, एनसीसीआर फॉलो। ठीक है। देखो विदाउट जो पासिंग मार्क्स उससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पासिंग मार्क्स पे तो आप जॉब ले ही नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी एक तो मिनिमम तो होता ही है, वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में। यूआर का अपना 30% होता है, ईडब्ल्यूएस का 25, और बाकी सारी कैटेगरी हैं उनका आपका 20% होता है। ठीक है। तो ये सब तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो सब तो लाके भी वैसे भी आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। जो ओवरऑल अपना जो सिलेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, वैसे इन्होंने लिखा भी होगा रेजोल्यूशन। एक सेकेंड। ओके। देखो यहाँ पे अपना जो इसमें मेनली जो सिलेक्शन होता है ना आपका, ये पेपर सेकंड और पेपर 1 है, इन दोनों के बिहाफ पे होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, दोनों के यहाँ आपके मार्क्स ऐड होते हैं, देन उसके बाद आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसमें नोटिस में, हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। बाकी देखो मेरे को लगता नहीं और ख़ास कुछ है, ये तो इन्होंने जो फॉर्म कैसे भरेंगे उसका सैंपल साइज दे रखा है। ठीक है। बाकी देखो फोटो वगैरह आप इसमें रिसेंट की फ़ोटो लगाना, क्योंकि आजकल एसएससी ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं ये फॉर्म वगैरह की वजह से, तो इसको आप ज़रूर, क्योंकि ऐसा मत करना कि आप कोई भी पुराना फ़ोटो लगा रहे हो, क्योंकि रिसेंट में बहुत लोगों के फॉर्म इसमें कैंसिल हुए हैं, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये अपना सिग्नेचर है, 20 KB से कम होना चाहिए। ठीक है। हाइट और इसकी विड्थ ये सब दे रखी है। ऐसे फोटोग्राफ का दे रखा है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और 3.5 इसकी विड्थ होनी चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर अपनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने स्पेशली हाईलाइट भी किया है कि एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ठीक है। तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि फोटो आप रिसेंट का डालो। ठीक है। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेट वगैरह मेंशन करनी है, बाकी डेट वगैरह आप मेंशन कर दोगे फोटो के नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे डेट वगैरह की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंट में ऐसा ये नोटिफिकेशन इसमें भी ऐसा अलग से कुछ दिया नहीं है। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि डेट डालनी है कि नहीं डालनी है, तो डालना है तो आपको डाल दो, नहीं डालना है तो मत डालो, कोई इश्यू वाली बात उससे है नहीं। ठीक है। बाकी देखो कुछ जिसके पास सर्टिफिकेट वगैरह एनसीसी वगैरह के, तो वो सब फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको ऑप्शंस आएंगे, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है। तो ये फॉर्म का कुछ इस तरह का आप जब भरोगे ना, तो ये सब प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ बचा नहीं है, अपना यही सब हो गया। ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। तो अब देख लो कि आपके पास 3 महीने हैं, इस 3 महीने में आप क्या कर सकते हो। ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि 3 महीने सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। बाकी देखो फोटो का जैसे मैं बता देता हूँ, सिर्फ ये वाली फोटो इस तरह की एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, जैसे कि एक्स्ट्रा कलर कर दिया इसमें, ये नहीं होगा, या फिर इसको थोड़ा जूम कर दिया, तो ये सब भी अलाउड नहीं है। कैप वगैरह ये सब आपके अलाउड नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टेड अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क फोटो या ब्लर फोटो है वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है। गूगल्स वगैरह इन सब के साथ ये अपनी अलाउड नहीं है।
और ऐसे ही अगर आपने फेसिंग को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ये भी सब अलाउड नहीं है। डार्क वगैरह ये सब नहीं अलाउड है। और ऐसे भी नहीं कि आपने स्कैन कर एक कोने में सीधा बना दिया। और ना ही आपको ऐसा है कि आप फोटो फोन से सिर्फ सेल्फी लेके डाल दोगे। ना ही आपके स्पेक्टल्स अलाउड होते हैं, चश्मे आपके अलाउड नहीं होते हैं। अगर आपके स्पेक्टिकल्स हैं भी तो आप इसको हटा के ही आप फॉर्म भरें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ अलाउड नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी। बाकी देखो, अगर जो भी लोग अभी तैयारी स्टार्ट की है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एसएससी के प्रीवियस पेपर निकालो। अगर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप चैप्टर वाइज निकालो। जिससे कि क्या होगा, अभी देखो रिसेंट में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उन सबके क्वेश्चन निकाल लो। आपको पता ही है, रिसेंट में सीजीएल मेंस भी हुआ है, इसमें भी बहुत हलवा पेपर पूछा गया है। तो एसएससी में ऐसा नया कुछ नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन वगैरह है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो प्रीवियस पेपर, मैं बात कर रहा हूँ मैथ सेक्शन की और रीजनिंग सेक्शन की, और इंग्लिश सेक्शन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं कि इसमें जो प्रीवियस पेपर हैं अपने जितने भी, आप सिर्फ टीसीएस के निकाल लो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि टीसीएस हर साल में आपके बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, सीपीओ, ये सब, और बाकी एग्जाम भी करवाते हैं। जैसे कि अभी एनटीपीसी के भी एग्जाम हुए हैं, तो ये सब भी आप सॉल्व कर सकते हो। इतना आपको सफिशिएंट होगा। आपको ये टॉपिक वाइज करने हो, अगर मैं बुक के लिए बताऊं तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से वही एक ऐसी बुक है जो चैप्टर वाइज, जिसने टीसीएस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगी। आप साइट वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अदर पब्लिकेशन के भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी जो रेलिवेंट बुक लगती है वो यही है। ठीक है, तो बस यही सब था इस वीडियो में। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का। क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर नेक्स्ट 4 से 5 ईयर में मिलेगा। ओके, बाकी देखो, आपको पता ही है कि गुवाहाटी जॉन का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो भी शायद कल के डेट में एग्ज़ाम है। तो उन लोगों को ऑल द बेस्ट। बाकी आपके टाइपिंग वगैरह के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं एनटीपीसी के। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी है आपका सीजीएल का। उसके लिए देखो, कुछ कोटेशंस वगैरह और जो पीडीएफ्स हैं बुक्स की, काफ़ी जो अपने जैसे पिनेकल वगैरह है, इन सब की बुक है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बाकी आप बुक परचेज करना चाहो तो बुक परचेज कर सकते हो किसी और पब्लिकेशन की। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ना है। देखो, जैसे कि मेरे को जो लग रहा है इस बार जो अपना टॉपिक आ सकता है ऐसे का, अपना जो ये लास्ट टाइम क्या हुआ है। अभी देखो, एक तो आपके जो ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, ये तो रिसेंट में हुए हैं, तो इस पर तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हैं, इन पर पूछे जा सकते हैं आपके पैसेज। ठीक है, अगर अगर इन पे आया तो आपको डेटा याद करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपको डेटा याद होगा तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो, टीयर 3 के मार्क्स हैं, वो भी बहुत डिसाइड करते हैं कि आपकी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या आप का एक एवरेज स्कोर आ रहा होगा, उससे अगर आप थोड़ा अच्छा ले आओ तो आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा ही है, इस बार सीजीएल में लोगों के एवरेज मार्क्स हैं टीयर 3 में बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो चलो यही सब अपडेट था। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ। यहाँ पे तो क्या है, मैं कुछ एक ही अपडेट डालता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का वीडियो बनाना भी ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए। पर मैंने सोचा काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। चलो, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड लक। आज जिन भी लोगों का एग्जाम है कल एनटीपीसी का। ठीक है, बाकी देखो, कुछ सेशंस मैं भी करवाने वाला हूँ। ग्रुप डी के जो लोग हैं उनके काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि अपना जो CISI है और मेंसुरेशन है, इन सब के मैं टॉपिक्स करवाऊँ, क्योंकि लोगों को इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने, आपको पता ही है कि हमने एनटीपीसी का भी एनालिसिस करवाया था, तो आप लोगों का अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आया, तो उसके लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।